अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान शफ़ीक अहमद ख़ान और हमारे इस यूट्यूब चैनल द टाइगर ऑफ मैसूर में आप सबको तहे दिल से खुशामदीद। दोस्तों, आज की इस वीडियो का टॉपिक है कि सुल्तान के दौर में यानी कि 17th और अर्ली 18th सेंचुरी के आसपास लोग यहाँ इंडिया से हज के लिए किस तरह से जाते थे और साथ ही साथ वो लोग किस तरह से इस सफ़र को पूरा मुकम्मल करके वापस लौटते थे। दोस्तों, सुल्तान के दौर में जब हज के लिए कोई नियत करता तो सबसे पहले वो यहाँ पे एक जमात को बनाई जाती और उस जमात या फिर उस पूरे काफ़िले को तैयार करने के बाद लोग वहाँ के हुक्मरान से इजाज़त लेने के बाद वहाँ पे साहिल या फिर जहाँ पे कोस्ट होता है वहाँ पे जहाज़ें मौजूद होती और उन जहाज़ों में जो ज़्यादातर तिजारती जहाज़ हुआ करते थे उन जहाज़ों में ख़ास करके हाजियों का ये काफ़िले उसमें सफ़र किया करते थे। दोस्तों, ये सफ़र समंदर के अंदर लगभग 1.5 से 2 महीनों का होता था, जो बहुत सारी मुश्किलों और बहुत सारी परेशानियों से होता था, लेकिन फिर भी हाजियों के वो काफ़िले लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा व नियामता लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक ये कहते हुए उस सफ़र को तय करते थे और साथ ही साथ वो लोग सफ़र के अंदर ही नमाज़ों को भी अदा करते थे। दोस्तों, कुछ हिस्टोरिकल बुक्स में इस हज के सफ़र को मेंशन किया गया है और बताया गया है कि हाजियों के इस काफ़िले को लेकर जब जहाज़ रवाना होते थे तो वो 3 से 4 जहाज़ इकट्ठा रवाना होते थे और वो जहाज़ों के काफ़िले हर 3 से 4 दिन में कहीं ना कहीं पे क़याम करते थे किसी कोस्ट के पास। दोस्तों, उस दौर में ज़्यादातर तिजारती और साथ ही साथ हज के लिए रवाना किए गए जहाज़ों को यहाँ साउथ इंडिया से निकलकर गुजरात के कोस्ट के पास जाकर एक बार क़याम किया जाता था और फिर वहाँ से सिंध के पास पहुँचा जाता था और फिर वहाँ से निकलकर मस्कट पहुँचकर मस्कट से निकलकर अरब तक जाया जाता था। दोस्तों, अरब के करीब पहुंचकर वहां से सफ़र ऊँटों के ऊपर किया जाता था, जो बहुत ही ज़्यादा थका देने वाला होता था। दोस्तों, यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहूँगा कि जस्ट इमेजिन करके देखिए कि सिर्फ 200 साल पहले जब हमारे बुज़ुर्ग हज के लिए रवाना होते थे तो उन लोगों को कितनी कठिनाइयों और कितनी परेशानियों का जूझना पड़ता था, लेकिन फिर भी वो लोग हज के लिए इतने पाक नीयत से रवाना होते थे कि उन लोगों के हज मुकम्मल होते थे। दोस्तों, अर्ली 17th सेंचुरी के एक हुज्जाज सैफ इब्न वली ने अपनी किताब के अंदर मेंशन किया है कि उस दौर में जब जहाज़ यहाँ से रवाना होते थे हज के लिए तो उस हाजियों के काफ़िले के साथ एक फ़िज़िशियन या फिर एक हकीम डॉक्टर भी होता था और साथ ही साथ हर एक आदमी को यानी कि हर जो हज के लिए रवाना हुआ है उसको अपने पानी का इंतज़ाम खुद करना होता था। दोस्तों, क्योंकि समंदर के अंदर खारा पानी है जो पिया नहीं जा सकता है और समंदर के इस सफ़र में अगर हल्का सा बुखार भी हो जाता है तो वो भी जानलेवा हो जाता था। दोस्तों, इसी के तहत हाजियों के उस काफ़िले के साथ उस दौर के हुक्मरान एक हकीम या फिर एक फ़िज़िशियन को भी भेजा करते थे। दोस्तों, कहा जाता है कि अरब के नज़दीक पहुंचकर जब ये काफ़िले ऊँटों पे सवार होते थे तो ऊँटों के सफ़र को भी वो लोग पैदल ज़्यादातर तय करना पसंद करते थे। दोस्तों, जब हज के लिए वो लोग मक्कतुल मुकर्रमा पहुंचकर सारे हज के अरकान अदा करने के बाद मदीना शरीफ जाके मदीने से जब वो लोग दोबारा रिटर्न जर्नी के लिए या फिर वापस आने के लिए सफ़र करते थे तो ज़्यादातर कहा जाता है कि हाजी उस दौर में ज़मीनी रास्ते से वापस लौटते थे इंडिया की तरफ, क्योंकि ज़्यादातर हाजी वापसी के सफ़र के दौरान करबला, नजफ़, बगदाद ऐसी मुबारक जगहों पे भी हाज़िरी देकर वापस हिंदुस्तान लौटते थे। दोस्तों, 16th और 17th सेंचुरी के आसपास जहाज़ लकड़ी के बने होते थे और उस लकड़ियों के ऊपर बड़े बड़े कपड़े के से बने हुए मास्ट या फिर सेल्स लगे होते थे जो विंड एनर्जी को यूज़ करते हुए आगे बढ़ते थे। और जब टेक्नोलॉजी थोड़ा सा एडवांस हुई तो उन्हीं लकड़ी के जहाज़ों को स्टीम शिप्स में बनाया गया जिसके अंदर स्टीम इंजन्स लगाए जाते थे। दोस्तों, जब टेक्नोलॉजी और थोड़ा एडवांस हुई तो जहाज़ मेटल के बनने लगे और उन मेटल शिप्स के अंदर डीजल इंजन्स आ गए और आज के दौर में कई जहाज़ों में तो इलेक्ट्रिक इंजन्स भी लगे हुए हैं। दोस्तों, जब मैं इस हज की टॉपिक के ऊपर रिसर्च कर रहा था तो मेरे दिल में एक सवाल आया कि उस दौर में लोग ज़्यादातर जहाज़ों से ही सफ़र क्यों करते थे। अगर वो लोग चाहते तो ज़मीन से भी सफ़र तय किया जा सकता था,
लेकिन दोस्तों इस बात का जवाब बहुत सारे उस ज़माने के ट्रैवलर्स ने दिया है अपनी अपनी किताबों में कि ज़मीनी सफ़र में बहुत ख़तरा बना रहता था लुटेरों का, और साथ ही साथ जो दुश्मन हुकूमतें हैं वो इन हाजियों के काफ़िले पे हमला करके इनको लूट के मार सकते हैं वगैरह। तो इसी ख़तरे के तहत ज़्यादातर हाजी 16, 17 और अर्ली 18 सेंचुरी के आसपास भी ज़्यादातर समंदर से ही सफ़र करना प्रेफर करते थे। दोस्तों अगर आप लोगों ने हमारे प्रीवियस वीडियोस को देखा है तो उसमें मैंने हज़रत टीपू सुल्तान की एक एम्बेसी के बारे में ज़िक्र किया है, जिसमें मैंने बताया था कि सुल्तान ने यहाँ से मस्कट के लिए भी रवाना किए थे अपने कुछ सफ़ीरों को, और साथ ही साथ फ्रांस के लिए भी अपने कुछ सफ़ीरों या फिर एम्बेसडर्स को सुल्तान ने रवाना किया था, और उन एम्बेसडर्स ने इसी तरह से समंदर का सफ़र तय करते हुए उस सफ़र को मुकम्मल किए थे। दोस्तों ज़रा सोच के देखिए कि उस दौर में जब लोग इतनी तकलीफ़ों का सामना करते हुए जब मक्का तक पहुंचते थे और जब पहली नज़र उनकी काबे शरीफ के ऊपर पड़ती थी तो उन लोगों के दिल में क्या चलता होगा। दोस्तों उस चीज़ को हम लोग एक्सपीरियंस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देखो टेक्नोलॉजी की वजह से आज हम लोग हर चीज़ को देख चुके हैं। हमें पता है कि काबा शरीफ कैसा दिखता है, हमें पता है कि मदीना मुनव्वरा का गुंबद खिज़रा कैसा लगता है, लेकिन दोस्तों उस ज़माने के लोग जब सफ़र तय करने के बाद जब उन लोगों की पहली नज़र उन मुक़द्दस जगहों पे पड़ती थी तो वो लोग ज़्यादातर रो पड़ते थे। दोस्तों बहुत सारे रिवायात में ये कहा जाता है कि हाजी हज करने के बाद जब मदीना शरीफ पहुंचते तो मदीने से वो लोग वापसी के दौरान फूट फूट कर रोते थे, क्योंकि उन लोगों को पता होता था कि शायद ज़िंदगी में वो लोग दोबारा इस तरह का हज का सफ़र दोबारा नहीं कर पाएंगे। दोस्तों हम लोग बहुत खुशनसीब हैं कि आज हम लोग चाहें तो आसानी से सिर्फ 3 से 4 घंटे का सफ़र तय करके हम लोग हज या उम्रा के लिए पहुंच सकते हैं मक्का और मदीना के लिए। दोस्तों उस दौर को और आज के दौर में बेइंतहा फ़र्क है, लेकिन फिर भी मैं ये समझता हूँ कि हमसे बेहतर हमारे वो बुज़ुर्ग थे जिन्होंने उतनी कठिनाइयों और उतनी परेशानियों के बावजूद भी हज के सफ़र पे जाया करते थे और वहाँ से वापस आने के बाद हाजी कहलाते थे। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की इस वीडियो से कुछ नया जानने को मिला होगा और आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, जिसमें मैं आप लोगों को उस फोल्कलोर वाक़ये के बारे में बताऊँगा जिसमें कहा जाता है कि हज़रत टीपू सुल्तान को हाजियों ने वहाँ काबे के पास हज करते हुए और तवाफ़ करते हुए वगैरह देखा था। दोस्तों इंशाअल्लाह मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में जो बहुत जल्द आएगी। तो इसी के साथ आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे अपनी दुआओं में याद ज़रूर रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।